हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पार नज़र के पढ़ने जा रहे हैं। ये एक मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे रहने वाले लोगों की कहानी है। वहाँ पर एक लड़का है छोटू, जो कि अपने परिवार के साथ रहता है ज़मीन के नीचे। तो बहुत ही प्यारी सी कहानी है ये। और जिस प्रकार मंगल ग्रह से अगर कोई स्पेसशिप हमारे ज़मीन पर आता है, हमारी धरती पर आता है, तो हम उसे एलियन समझते हैं। इसी प्रकार अगर हमारी ज़मीन पे यानी कि हमारी पृथ्वी के द्वारा अगर कोई स्पेसशिप छोड़ा जाता है और मंगल ग्रह वाले या दूसरे ग्रह वाले उसको क्या समझते हैं, एलियन समझते हैं। तो इसी प्रकार इस कहानी के अंदर जो है ऐसा ही कुछ जिक्र किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी के बारे में। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाना मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? छोटू कहता है अपनी मम्मी से, यानी कि मम्मी और छोटू के बीच में वार्तालाप हो रही है। पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे वो मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे जो उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, तो वहाँ से एक रास्ता था जो कि सुरंगनुमा रास्ता था, और जहाँ पे उसके पापा काम करते थे। तो एक वहाँ पे आम लोगों की जो है मतलब जाने की मनाही थी। तो छोटू को लगा ना जाने उस सुरंग के अंदर क्या है। तो वहाँ पे एक दिन उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया, क्योंकि बिना सिक्योरिटी पास को लिए वो वहाँ पे नहीं जा सकता था। तो एक दिन छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और उस तरफ जाने लगा। तो तभी मम्मी ने टोक दिया था। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोगों को ही इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। यानी कि आम आदमी के लिए रास्ता बंद था और केवल जो चुनिंदा लोग थे, कोई गिने चुने लोग थे, वही उस रास्ते पर जा सकते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजा सामना करना पड़ता था। यानी कि एक बंद दरवाजा था, उसका सामना करना पड़ता था। यानी कि उसी बंद दरवाजे से होते हुए जो है सुरंग का रास्ता खुला हुआ था, जहाँ से छोटू जाना चाह रहा था सिक्योरिटी पास लेकर। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर आने वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर सफर कर आने का मौका मिल गया था। यानी कि वो जमीन के नीचे रहते थे और वो सुरंगनुमा रास्ता कहाँ जाता था? जमीन के ऊपर जाके खुलता था। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यंत्र मतलब जो वहाँ पर एक जांच के लिए जो यंत्र लगाए गए थे, तो उनसे उनके कारण जो क्या हुआ, सुरंग में से जो जाने का मगर कहा मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। यानी कि ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पे कोई और जा रहा है, तो ऐसी स्थिति वहाँ पे अंदर सुरंग में होने लगी। क्योंकि छोटू को तो ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन जो निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे, यानी कि जो जांच के लिए यंत्र लगाए गए थे, अगर कोई जो रोजमर्रा के वहाँ पे जाने वाले कुछ ही चुनिंदा लोगों के अलावा अगर कोई तीसरा आदमी वहाँ पर जाता है, तो तुरंत वो जो निरीक्षक यंत्र होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में
इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। यानी कि जहाँ से ये अटैच थे, आपके ये जो यंत्र लगे हुए थे, तो वहाँ से जो है ये सारी जो रिकॉर्डिंग है वो सब जा रही थी कि आखिर एक छोटे कदम वाला जो एक छोटा सा है वो आखिर कोई छोटा बच्चा है तो वो कैसे मतलब इस सुरंग में घुसा। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। अब जैसे ये एक्टिविटी हुई एकदम तुरंत सब जो इस पे नज़र बनाए हुए थे सब एक्टिव हो गए और वहाँ से अचानक से क्या हुआ, सिपाही आ गए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस छोटू की खैरियत ना थी। आज तो छोटू की खैरियत ना थी क्योंकि पापा ने मना किया हुआ था वहाँ पर जाने से। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। सभी मतलब वहाँ पे जाने से मना ही थी। अगर ये कोई और होता तो शायद छोटू का बचना जो है मुश्किल हो जाता, है ना। लेकिन वो छोटू थे, उसके पापा वहाँ पे काम करते थे तो इसीलिए शायद कुछ खैरियत थी। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से पकड़ कर लाए थे छोटू को, तो उन्होंने उसके पापा ने कहा उनको कि ठीक है मैं इसे समझा दूंगा, आगे से ये गलती कभी नहीं करेगा। छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। यहाँ पे छोटू के पापा समझा रहे छोटू को कि छोटू मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो है क्षेत्र जो है जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में वह जी ही नहीं सकता। क्यों नहीं जी सकता आगे बताते हैं वो छोटू के पापा। तो फिर आप कैसे जाते हैं? कौन कह रहा है? छोटू कह रहा है, अपने पापा से सवाल पूछ रहा है। छोटू का ये सवाल लाजमी था, है ना। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। छोटू के पापा कहते हैं कि वहाँ पे जाने के लिए खास किस्म का एक स्पेस सूट है, वही पहनकर मैं वहाँ पे जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर जहाँ पे उनका ये सुरंगनुमा जो पूरा वो बना हुआ है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है इसका मतलब, तो तभी तो उस स्पेस सूट को पहनकर वहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने से हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि एक विशेष प्रकार की हमें ट्रेनिंग दी जाती है ज़मीन के ऊपर चलने के लिए। छोटू ये सब बातें सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते, यानी कि जिस प्रकार हमारे यहाँ पे धरती पे ज़मीन पे जो है सभी लोग यहाँ पे ऊपर ही रहते हैं, तो उसी प्रकार पहले एक समय था जहाँ पे मंगल ग्रह पर भी पूरी बस्ती बसी हुई थी और सब लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाकों के। मतलब कोई भी यंत्र जो आज हमें इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, उसके पापा बताते हैं उन सब पोशाकों के, यानी कि उन सब स्पेस जो सूट है उन सब के बिना ही ज़मीन के ऊपर रहते थे। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव जो है धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे, यानी कि यहाँ पे कई तरह के जीव जंतु भी रहते थे, लेकिन एक के बाद एक क्या हुआ, सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। आखिरी परिवर्तन क्यों हुआ था? क्योंकि सूरज के अंदर परिवर्तन हुआ था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। ये तो आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये सबसे महत्वपूर्ण है पौधों के लिए, हमारे लिए, क्योंकि वो उससे खाना बनाते हैं और उसी खाने जो पेड़ पौधे जो अपना मतलब खाना बनाते हैं और उसी खाने को हम खाते हैं। तो ये तो एक जीवन का चक्र है। अगर सूरज के अंदर परिवर्तन हो जाता है तो उसके ऊपर डिपेंड जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, तो वो सब क्या होगा, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यही वहाँ पर हुआ। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए।
केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ही केवल इस स्थिति का सामना किया, वरना सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसका सामना करने में क्या हुए, सक्षम नहीं हो पाए थे। उन्होंने ही अपने जो है दिमाग की तकनीक के द्वारा जो है ज़मीन के अंदर इस तरीके से घर बनाया जिससे कि अब हम यहाँ पर रह पा रहे हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, यानी कि छोटू ने जो अपने मन की इच्छा थी वो जाहिर की कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना, माँ और पापा की बात सुननी होगी। किसने कहा? माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ ने, प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जो है शिफ्ट खत्म हो रही थी और शिफ्ट खत्म होने के बाद में जो टीवी स्क्रीन की तरफ किसने इशारा किया? जो वहाँ के प्रमुख थे। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। मतलब कंप्यूटर बता रहा है कि अगर आसमान में कोई तारा होता तो एक ही जगह जो है एक ही जगह रहता, लेकिन ये क्या है, अपनी जगह जो है बार बार बदल रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह धरती की तरफ बढ़ा चला जा रहा है, यानी कि कुछ है ऐसा कि जो हमारी धरती की तरफ आ रहा है। यानी कहाँ पर? जहाँ पर मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे जो लोग रह रहे हैं और जो सुरंग में जहाँ पे इन सब एक्टिविटी पे नज़र रखी जाती है, तो वहाँ पे पता चल रहा है कि धरती की तरफ से जो है कुछ, मतलब हमारी धरती की तरफ जो है कुछ बढ़ता चला जा रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। क्या यह कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने, मतलब उनको जो है कोई शंका हुई कि क्या यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है कोई। संदेह हमें भी है। वहाँ पे उनके प्रमुख कहते हैं कि संदेह तो हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। यानी कि आप इस पर बराबर ध्यान रखिए, हमें भी शक है कि शायद कोई यान तो नहीं है। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा ये? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? अब छोटू के पापा सोच में डूब रहे हैं। क्या हमारी धरती के जैसा कहीं और भी जीवन है? और अगर जीवन है वहाँ पर तो क्या वो इतनी प्रगति कर चुका है कि एक स्पेस यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखते हैं। कौन सोच रहा है? छोटू के पापा सोच रहे हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ जो है बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। यानी कि कोई चीज़ अगर दूर होती है तो उसकी लंबाई छोटी होती है, जब वो और पास आती जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। तो उसी प्रकार इस अंतरिक्ष यान से भी हुआ। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। जांच जारी रखी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। जो कॉलोनी बसी हुई थी जमीन के नीचे, तो वहाँ की जो प्रबंध समिति है उसकी पूरी सभा बुलाई गई। अध्यक्ष जी जो है भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि 2 अंतरिक्ष यान जो है हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे
इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह के द्वारा छोड़ा गया है। ये जानकारी में बताया जा रहा है कि ये जो अंतरिक्ष यान है हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ये नज़दीक से ही किसी ग्रह के द्वारा छोड़ा गया है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है कि ऐसी हालत में अगर कोई अंतरिक्ष यान हमारी धरती की तरफ आ रहा है, यानी कि हमने वहाँ से अपने अस्तित्व को हटाकर ज़मीन पे से अब हमने ज़मीन के नीचे जो है अपना एक कॉलोनी बसा ली है, अगर इसके बारे में किसी को पता चलेगा ना जाने क्या होगा। तो एक चिंता जाहिर की जा रही कि हमारा तो सबका अस्तित्व ही मिट जाएगा और हमारे बारे में सब यहाँ पे जान जाएंगे। तो इसके लिए एक मतलब योजना बनानी चाहिए कि आखिर हमें क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है, यानी कि नंबर 1 जो है नंबर 1 आदमी को एक टैग दिया गया है कि नंबर 1 आपका क्या ख्याल है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटे हुए बोलना जो है आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। नंबर 1 ने क्या सुझाव दिया? उन्होंने कहा कि या तो इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हमारे अंदर है, तो हम इनको जलाकर खाक कर देते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अगर हमने इनको जो है जलाकर राख कर दिया तो इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी कि ये कहाँ से आया, क्या है, किसने भेजा। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है, और ऐसा कोई यंत्र हमारे पास नहीं है कि हमने उसको जो है डिस्पोज कर दिया और वो जो है अंतरिक्ष यान हमारे ज़मीन पर उतर गया। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद पे खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं। मेरी जहाँ तक जानकारी है कि इसमें कोई मतलब कोई इंसान नहीं है, इसमें क्या है मतलब सिर्फ यान है। यानों में सिर्फ क्या है, यंत्र हैं। किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है, किसी भी तरह का कोई जीव इसमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। अगर हम यंत्रों को डिस्पोज कर देते हैं तो उनको भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे कि आखिर हमारा जो यान है वहाँ पर गया था और वो वहाँ जाके खराब हो गया है, तो इसका मतलब कोई वहाँ पर है जो इस तरह की एक्टिविटी को कर रहा है, तो लोग बाग वैसे ही जान जाएंगे हमारे बारे में। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, हमें सिर्फ इसको देखते रहना चाहिए कि आखिर ये क्या होने वाला है। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें अपना अस्तित्व जो है छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल और इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। मतलब हो सकता है कि आज अगर हम इनको अगर हम डिस्पोज कर देते हैं तो इससे भी बड़े अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह करना चाहिए, रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। मतलब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन्हें लगे कि यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है और वो फिर यहाँ पर दोबारा आ सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी एकदम से बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, यानी कि फ़ोन का रिसीवर उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहे, यानी कि 2 अंतरिक्ष यान आ रहे थे, तो उनमें से एक जो है मंगल ग्रह की जमीन पर उतर रहा था। तो ये जानकारी दी गई और उस समय वो क्या हरकत करने वाला था
तो ये देखने लायक था। तो पापा छोटू को कहाँ लेके गए? कंट्रोल रूम में, जहाँ से ये सब चीज़ कंट्रोल की जाती है। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा? पापा छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। किसने कहा? पापा ने कहा कि अभी नहीं बताया जा सकता कि इसके अंदर क्या होगा। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे। कंसोल यानी कि जैसे आप वीडियो गेम वगैरह खेलते हो, एक पैनल सा होता है और उस पैनल पे क्या होता है, काफ़ी सारे उस पर बटन लगे हुए होते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता, यानी कि मिट्टी को जो है खोदना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और था। किसका? यानी कि कौन है वो? एक छोटू। उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान कहाँ था? कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस यानी कि लगातार अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा यानी कि अचानक खतरे की घंटी बजी। अब उसने क्या करा? वो लाल बटन दबा दिया जिसको दबाने की मनाही थी। अचानक से खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। उनके पापा ने छोटू को एक थप्पड़ मारा और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। जैसे ही लाल बटन जैसे पहले था वैसे ही उसको जो है उसी पोजीशन में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा यानी कि अचानक से रुक गई। अब जैसे ही जो है अंतरिक्ष यान में जो हाथ लगातार जो बाहर की तरफ निकल रहा था और उसकी लगातार जो है हाथ की लंबाई बढ़ती जा रही थी, अचानक से उसकी जो हरकत है वो रुक गई। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। नासा से एक जो है वक्तव्य यानी कि बोलने वाला बोल रहा था और उसके तरफ जो है सारा का ध्यान चला गया कि वो क्या जानकारी दे रहा है। क्या जानकारी देता है वक्तव्य? मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, उसका नाम है, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के टेक्नीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसका हाथ एक बेकार क्यों हुआ। बाकी वो काम कर रहा है, दुरुस्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का आरंभ कर दिया। यानी कि नासा का है हमारी पृथ्वी पर, तो पृथ्वी से ही वो आवाज़ आती है इस तरह की नासा जो वहाँ पे उसका एक हाथ बेकार हो गया था जो है अब उसने काम करना शुरू कर दिया है और वहाँ पे जो मंगल ग्रह पे जो मिट्टी के नमूने हैं वो इकट्ठे करने आरंभ दोबारा से शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना गया है। बच्चों, आज भी इस मंगल ग्रह पर जीवन है या अगर पहले था तो क्या कारण रहे थे कि वहाँ का जीवन नष्ट हो गया। तो इन सब की जो जानकारी है, और आपने देखा होगा कि लगातार वहाँ के जो मिट्टी के नमूने हैं वो लाए जा रहे हैं पृथ्वी पर, और ये जो यान है पृथ्वी के द्वारा ही भेजा गया था वहाँ की ज़मीन का अवलोकन करने के लिए कि वहाँ पे जीवन संभव है या नहीं है। तो इस तरह के तमाम जो प्रयास है हमारे
भारत या हम और भी एजेंसी की बात करें तो लगातार ये प्रयास जारी है और शायद कुछ ही टाइम बाद हमें जो है इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो एक ये प्यारी सी कहानी है कि मंगल ग्रह पर कैसा जीवन रहा होगा। तो ये एक छोटी सी कहानी जो है जयंत विष्णु नारिलकर के द्वारा लिखी गई है। आशा है कि आपको ये प्यारी सी छोटी कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।